नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीत मुथा, रेटिना एंड कैटरेक्ट सर्जन। आज हम बात करेंगे कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद के बारे में, जो आंखों की नहीं पूरे शरीर की वन ऑफ द कॉमनेस्ट यानी सबसे कॉमन बीमारियों में से एक है। इस वीडियो को ध्यान से देखें। क्या होता है मोतियाबिंद? आंखों के अंदर आने वाली लाइट एक क्लियर लेंस के द्वारा रेटिना पर फोकस होती है। अगर ये लेंस अपनी पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी खो दे और इसमें ओपेसिटी यानी सफेदी या पीलापन आ जाए तो ये आने वाली किरणों को रेटिना तक जाने नहीं देगा और रोशनी को कम कर देगा। क्यों होता है ऐसा? लेंस में प्रोटीन जो होता है वो इक्विडिस्टेंट फाइबर्स होते हैं, यानी सेम डिस्टेंस पे सारे फाइबर्स होते हैं। अगर ये प्रोटीन फाइबर्स एग्रीगेट हो जाएं, कोलेज हो जाएं उम्र की वजह से सबसे कॉमनली, तो आंखों के लेंस में एक सफेदी या पीलापन डेवलप कर देते हैं और लाइट साधारण तरह से उसके आर पार नहीं जा पाती है, जिससे मोतियाबिंद हो जाता है। किस उम्र में हो सकता है मोतियाबिंद? ज्यादातर ये बीमारी उम्र के साथ होती है, एज रिलेटेड होती है, 60 इयर्स प्लस में होती है। पर ध्यान रखें, मोतियाबिंद कोई उम्र का मोहताज नहीं है, यंग एज में भी हो सकता है, पैदा होते से भी हो सकता है यानी कंजेनाइटल भी हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है। तो इसलिए किसी भी उम्र में मोतियाबिंद हो सकता है, पर हाँ, जैसा मैंने कहा, ज्यादा कॉमन एजेड लोगों में होता है, 60 प्लस एज ग्रुप। वैसे तो मोतियाबिंद उम्र की वजह से होता है, पर हमें यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि बचपन में या जन्मजात मोतियाबिंद के क्या कारण होते हैं। सबसे पहली चीज, अगर मदर को जब बच्चा पेट में है, एंटीनेटल यानी बच्चा पैदा होने से पहले कोई इंफेक्शन हो जाए, जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मा, सीएमवी वायरस का, और कई सारे इंफेक्शन इससे रिलेटेड होते हैं, रुबेला, ये सब प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में जा सकते हैं, जिससे जन्मजात ही मोतियाबिंद डेवलप हो सकता है। या फिर और कोई बड़ी बीमारी हो जैसे रेटिनोब्लास्टोमा, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, इसमें भी जल्दी मोतियाबिंद आने के चांस होते हैं। डेवलपमेंटल कैटरेक्ट, कुछ जेनेटिक तरह के मोतियाबिंद होते हैं जो 5 से 10 साल के उम्र में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी मोतियाबिंद होते हैं जो माल नरिशमेंट, विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं, और कई सारे कारण बताए गए हैं। कुछ और भी बीमारियां होती हैं जिसमें कैटरेक्ट होता है, जैसे जन्म से कुछ लोगों को डायबिटीज होती है, उन लोगों को भी जल्दी मोतियाबिंद हो सकता है। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, कोलोबोमा, इन तरह की बीमारियों में भी हो सकता है। एक जेनेटिक मोतियाबिंद होता है पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट, जो कि एक पोल पे यानी पीछे के लेंस के एक पोल पे होता है, वो भी फ्रीक्वेंटली मिस होता है, जो भी यंग एज में पाया जाता है। वो जेनेटिक 75% तक एसोसिएशन होता है। एक और दवाई की वजह से भी कैटरेक्ट होता है। किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो बचपन में, तो उनको स्टीरॉइड ज्यादा मात्रा में दिए जाने की वजह से भी लेंस के पिछले भाग में मोतियाबिंद बनता है, जिसको हमारी भाषा में कहते हैं पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। तो ये सारे कारण से यंग एज में आ सकते हैं, पर बहुत सारे और भी कारण हैं जिससे मोतियाबिंद यंग एज में आ सकता है। क्या सिम्टम्स होते हैं मोतियाबिंद के? देखिए, शुरुआत में आपको जान के अचंभा होगा कि मोतियाबिंद कुछ भी नहीं करता है, कोई सिम्टम नहीं होता है। मोतियाबिंद का अक्सर सबसे पहला सिम्टम चाहे यंग एज चाहे ओल्ड एज में होता है ग्लेयर, चकाचौंधी। सूरज की किरणें जब पड़ रही होती हैं तो आंख बंद हो जाना, सामने से हेडलाइट का सहन ना होना, जो नॉर्मल से ज्यादा होता है। इसको अक्सर लोग बीमारी नहीं मानते हैं। कारण ये है कि एक नॉर्मल व्यक्ति को भी चकाचौंधी महसूस होती है, बट आप कंपेयर नहीं कर सकते। कभी कभी एक आंख में जब मोतियाबिंद आ जाता है तो हाँ, दूसरी आंख से लोग कंपेयर करके ज्यादातर बताते हैं कि हाँ, इस आंख में चकाचौंधी ज्यादा है। पर यह ध्यान रखें, मोतियाबिंद ज्यादातर बायलैटरल यानी दोनों आंखों में होता है, इसलिए कभी कभी कंपेयर करना मुश्किल होता है। कुछ कुछ लोगों को तो यह भी पता नहीं चलता है कि उनकी रोशनी कम हुई है, जो कि जांच पे ही पता चलता है जब आप नीचे वाली लाइन नहीं पढ़ पाते। तो दूसरा कॉमन चीज होता है चश्मे का बार बार बदलना। चश्मा अगर आपका बार बार बदल रहा है यानी हर 6-6 महीने साल भर में, तो भी मोतियाबिंद के लक्षण हो सकते हैं। ये ज्यादातर डायबिटिक मरीजों में पाया जाता है। तीसरा होता है लक्षण रोशनी का कम होना और चश्मे का बहुत हाई पावर हो जाना। जैसे कि अगर केवल बीच में मोतियाबिंद आ जाता है, कभी कभी माइनस में 9, -10 तक भी पावर पहुंच जाता है। हमें लग रहा होता है बस नंबर बढ़ा है, पर होता वो मोतियाबिंद है। तो ध्यान रखें, अगर बार बार नंबर बढ़ता जा रहा है माइनस में, तो मोतियाबिंद की भी संभावना होती है। नियरेस्ट आई हॉस्पिटल में चेक करा। इसके अगला होता है मोतियाबिंद की वजह से
पूरी रोशनी कम हो जाना, जो ज्यादातर पके हुए मोतियाबिंद में होता है, जिसमें सफेदी या पीलापन बाहर से ही आप देख सकते हैं। इसके आगे मोतियाबिंद अगर फिर भी और पकाया तो एक हाइपर मैच्योर, ज्यादा ही पका हुआ मोतियाबिंद होने की संभावना रहती है, जिसमें कांचबिंद यानी ग्लौकोमा का भी बहुत हाई रिस्क आता है। ग्लौकोमा 3 कारणों से होता है। एक तो लेंस इतना बड़ा हो जाए कि आंखों में पानी जाने की जगह ही बंद कर दे, जगह कम रहेगी तो आई प्रेशर बढ़ेगा, यानी मोतियाबिंद ने ग्लौकोमा कर दिया। ऐसे दो और प्रकार के हैं, फेकोलाइटिक और फेकोमॉर्फिक ग्लौकोमा। एक तो है जगह थोड़ी सी कम हुआ, फेकोमॉर्फिक ग्लौकोमा यानी पूरी ही जगह कम हो गई और जगह, आंख का पानी जाने की जगह पूरी तरह से ब्लॉक होने के कारण सडनली आंख का प्रेशर बहुत बढ़ गया, जो अक्सर पहले उसका ऑपरेशन ड्रिप चला के आंख का प्रेशर कम करके होता है। और एक होता है फेकोलाइटिक, यानी जगह पूरी है पर लेंस के अंदर से कुछ सामग्री निकल रही है, क्योंकि थैली इतनी कमजोर हो गई, वो सामग्री के अगेंस्ट बॉडी रिएक्शन कर रहा है और ये रिएक्शन की वजह से फेकोलाइटिक यूवीआइटिस यानी सूजन आ जा रही है, जिस वजह से आंख का प्रेशर बढ़ जा रहा है और ग्लौकोमा हो जा रहा है। इतना बढ़ाना नहीं है आज के जमाने में, कहावत केवल एक है, मोतियाबिंद जितना कच्चा ऑपरेशन उतना अच्छा। डॉक्टर क्या देखेगा मोतियाबिंद के मरीज में? देखें, सबसे पहले तो ज्यादातर मरीज को ही पता चलता है रोशनी कम हुई है। जब मरीज डॉक्टर के पास आता है तो स्लिट लैम्प नाम की मशीन पे डॉक्टर आपका देखता है कि मोतियाबिंद का ग्रेड क्या है। मोतियाबिंद दो प्रकार का होता है, बीच का मोतियाबिंद जिसको हमारी भाषा में कहते हैं न्यूक्लियर कैटरेक्ट, और कोने का मोतियाबिंद जिसको हमारी भाषा में कहते हैं कॉर्टिकल कैटरेक्ट। कभी कभी आप अपनी फाइल में देखेंगे कि NS लिखा है या फिर CC लिखा है, कॉर्टिकल कैटरेक्ट CC, NS यानी न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस। अक्सर हम बोलते हैं कि ग्रेड 1 के अबाव हम ऑपरेशन करते हैं, कॉर्टिकल कैटरेक्ट CC अगर बीच तक आ जाए तो हम ऑपरेशन करते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि स्लिट लैम्प पे आपका थॉरो चेकअप हो। टॉर्च के बेसिस पे नहीं बताया जा सकता कि मोतियाबिंद है। कभी कभी बहुत शुरुआती मोतियाबिंद डॉक्टर से भी मिस हो सकता है। इसके बाद आपका सर पे एक इंस्ट्रूमेंट पहन के या तो फिर एक लेंस के जरिए पर्दा देखा जाता है, क्योंकि पर्दे की क्षमता अनुसार ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन सजेस्ट किया जाता है। कभी कभी मोतियाबिंद जब ज्यादा पक जाता है तो पर्दा नजर नहीं आता है, जिसके लिए डॉक्टर आपको सोनोग्राफी बताएंगे, वो अवश्य कराएं। बिना सोनोग्राफी कराए ऑपरेशन ना कराएं, कारण ये कभी कभी पीछे पर्दा भी कमजोर होता है। जैसे दीवार के पीछे आप नहीं देख सकते, उसी प्रकार से मोतियाबिंद की सफेद दीवार के पीछे डॉक्टर पर्दा नहीं देख पाता है, तो सोनोग्राफी करके ही कराएं। कभी कभी जब आंखों में ग्लौकोमा की समस्या रहती है तो डॉक्टर और भी टेस्ट आपको लिखते हैं ग्लौकोमा के, या रेटिना में समस्या होती है तो रेटिना के, डायबिटीज की समस्या होती है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से कभी कभी पर्दा भी सूजा रहता है, कभी कभी नस में भी डिफेक्ट होते हैं। जो ये सारी चीजों का थॉरो चेकअप होता है, जहां की बीमारी रहेगी वहां का चेकअप होगा। अगर रेटिना का तो रेटिना का स्कैन, अगर ऑप्टिक नर्व का है तो ऑप्टिक नर्व का स्कैन, अगर और कहीं पे भी आंखों में बीमारी तो उस जगह का स्कैन कराया जाता है, जिससे कि पहले ही पता रहे हम आपको कितनी रोशनी प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा यूजुअली मोतियाबिंद में कभी भी और कोई जांच की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी अगर यंग एज में यानी बचपन में कैटरेक्ट हो जाए तो EUA यानी एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया नाम से पहले एक चेकअप होता है, जिससे हमें एग्जैक्टली पता चल जाए कि मोतियाबिंद कितना है, रेटिना कैसा है, क्योंकि बच्चा तो आंख खिलाएगा, वैसे पहले चेकअप नहीं कराएगा। इसके बाद सबसे जरूरी जांच लेंस का पावर कैलकुलेशन, ये दो प्रकार की मशीनों से किया जाता है। एक होता है मैनुअल और एक होता है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल डायरेक्ट मशीन से चेकअप हो जाता है कि पावर कितना है। मैनुअल एक स्पेशल तरह का सोनोग्राफी का प्रोब रहता है, उससे पता चलता है कि एग्जैक्ट आंखों की लेंथ कितनी है और पावर कितना आएगा। ये इसलिए जरूरी है कि अगर आपका पावर गलत डल गया तो आपको ऑपरेशन के बाद चश्मे का नंबर आ जाएगा। हम चाहते हैं कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद चश्मा भी हट जाए और मोतियाबिंद भी हट जाए, इसलिए ये जांच सबसे जरूरी है। मैनुअल और ऑप्टिकल दोनों के रिजल्ट सेम हैं, ये ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि ऑप्टिकल बेटर है, बट हाँ मैनुअल में थोड़ा टच करना पड़ता है, ऑप्टिकल में दूर से ही हो जाता है, इसलिए ऑप्टिकल थोड़ा ज्यादा आसान है और डॉक्टर्स के लिए भी और पेशेंट के लिए भी थोड़ा इजी, टाइम बचाने वाली प्रक्रिया है। कभी कभी जब आपका बहुत हाई पावर हो प्लस में या माइनस में, तो नॉर्मल लेंस पावर से अलग आ सकता है। नॉर्मल व्यक्ति का लेंस पावर 15 से लेकर 25 तक होता है। अगर बहुत हाई माइनस में पावर रहा है आपका, तो हो सकता है कि आपका 15 से कम पावर आ जाए, और अगर ज्यादा प्लस में पावर है हो सकता है 25 से ज्यादा पावर आ जाए। ऐसे टाइम पे हमेशा पावर कैलकुलेट कराने के बाद अपने लेंस का पावर जाने। अगर पावर अवेलेबल नहीं है तो डॉक्टर्स वो मंगवाएंगे या स्टाफ वो मंगवा के रखेंगे। पावर अवश्य चेक करें लेंस डलने से पहले भी, आप भी जानकारी लें इसकी। वैसे तो डॉक्टर पूरा ध्यान रखते हैं, आपको भी पता रहना चाहिए। बहुत कम पावर आ जाने पे, 5 से कम या 30 से ज्यादा पावर आ जाने पे, कभी कभी बड़ी बड़ी कंपनीज वो लेंस ही नहीं बनाती हैं, तो ऐसे टाइम पे कस्टमाइज लेंस उपलब्ध रहते हैं।
इस दौरान बहुत जरूरी है कि सिलेंडर पावर जान लें। अगर सिलेंडर पावर 1.25 डायोप्टर के ऊपर है तो आपका टोरिक लेंस जलेगा, टोरिक, जो कि सिलेंडर पावर भी हटाता है, यानी ऑपरेशन के बाद चश्मा पूरा हटाने के लिए डाला जाता है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट के पहले क्या सावधानियां बरतनी है। क्या मोतियाबिंद का ऑपरेशन के अलावा कोई ट्रीटमेंट है, जैसे कि आयुर्वेदिक, यूनानी, योगा, न्यूमरोलॉजी, बाकी चीजों में? जी बिल्कुल भी नहीं। मोतियाबिंद नाखून और बाल के समान है, बाल बढ़ता है काटना पड़ता है, नाखून बढ़ता है काटना पड़ता है, मोतियाबिंद बढ़ता है लेजर से साफ करके दूसरा लेंस डालना पड़ता है। आयुर्वेदा की जो किताब है सुश्रुत संहिता, उसमें सुश्रुत महाराज ने कहा है कि मोतियाबिंद दवाई गोली से नहीं हट सकता। हाँ, अच्छी डाइट से, अच्छे दवाइयों से, मल्टीविटामिन की गोलियों से बढ़ने से जरूर रोका जा सकता है। अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल से भी बढ़ने से रोका जा सकता है। योगा करें, आयुर्वेदिक दवाई लें, जो आपको करना है करें, पर ध्यान रखें मोतियाबिंद रिवर्स नहीं होगा, वो केवल ऑपरेशन से ही हट सकता है। अब आते हैं इस वीडियो की सबसे जरूरी भाग पर, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कैसा होता है, कौन सी पद्धति से होना चाहिए। सबसे पहले ध्यान दें, जो फ्री के कैंप ऑपरेशन होते हैं वो पुरानी पद्धतियों पे ज्यादातर बेस्ड होते हैं, जैसे कि ECCE, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, SICS। ये दोनों जो पद्धति होती हैं, इसमें कट लगता है, यहां से लेंस साबुत बाहर आ जाता है और दूसरा लेंस इंप्लांट हो जाता है। ये ऑपरेशन के लिए मोतियाबिंद का पका होना ज्यादा जरूरी होता है। अब हम आते हैं सबसे आधुनिक ऑपरेशन फेको इमल्सिफिकेशन पे। फेको इमल्सिफिकेशन में क्या होता है, आंखों के अंदर एक एंट्री बनाई जाती है, लेंस की थैली में एक ओपनिंग बनाई जाती है जो गोल तरह की होती है, उसके बाद एक स्पेशल लेजर प्रोब से लेंस को साफ किया जाता है और दूसरा लेंस इंप्लांट कर दिया जाता है। ये जो लेजर प्रोब है, बेसिकली लेजर नहीं, शब्द गलत है, रिवर्स सोनोग्राफिक इफेक्ट है, मतलब एक ज्यादा तेज हिलने वाला पदार्थ होता है जिससे कि लेंस अलग अलग भागों में बढ़ जाता है और फिर वैक्यूम से सक इन कर लेता है। तो डायरेक्ट लेजर इन्वॉल्व नहीं है, पर इस चीज को हम कहते हैं रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बारे में आप गूगल पे पढ़ सकते हैं। अब ये लेंस जब डल जाता है तो पेशेंट को दो फायदे होते हैं, मोतियाबिंद हटता है तो वापस कभी नहीं आता है, और जब ये लेंस इंप्लांट हो जाता है तो आजकल ऐसे भी लेंस आ गए हैं जो आपका चश्मा भी हटा देते हैं, दूर और पास दोनों के चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती है। लेंसेज में पूरा मैंने एक वीडियो बनाया है, कौन सा लेंस चूज करना है, क्या करना है, वो आप वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके देख सकते हैं। फिर भी एक समराइज में इस वीडियो में भी कर देता हूं। सबसे पहले मोनोफोकल लेंस, दूर की रोशनी साफ करेंगे। फिर मल्टीफोकल लेंस, जो कि एक मिसनोमर है, ये बायफोकल लेंस होते हैं, जो दूर का साफ करेंगे, पास का साफ करेंगे। इसके ऊपर आए ट्राइफोकल लेंस, डिस्टेंस, इंटरमीडिएट, ये कंप्यूटर डिस्टेंस, और पास, ये तीनों साफ कर देंगे। उसके बाद आते हैं बिना रिंग वाले मल्टीफोकल यानी इड ऑफ लेंसेज, जो दूर से लेके पास तक का साफ कर देते हैं, जिससे पास का भी सही दिखता है और उसमें रिंग्स नहीं होती हैं। मल्टीफोकल लेंस की सबसे बड़ी परेशानी उसमें रिंग्स होती थी, जिसकी वजह से सामने से जो लाइट आती है वो सहन नहीं होती, गाड़ी चलाते समय चकाचौंधी बहुत आती, लाइट के अगेंस्ट रिंग्स दिखती हैं, वो अब हटा दी गई हैं नए लेंसेज के द्वारा। ऑल्दो नए लेंसेज बहुत महंगे हैं, पर अपने बजट अनुसार, अपने बीमे अनुसार ही लेंस का चयन करें, ज्यादा महंगे लेंसेज में नहीं जाना चाहिए। इसमें टोरिक वैरायटी, जैसे मैंने बताया, जो सिलेंडर पावर है, तो हर लेंस में टोरिक वैरायटी आती है, मोनोफोकल टोरिक, मल्टीफोकल टोरिक, ट्राइफोकल टोरिक, पीओरसी और बीबीटी, यानी कि जो सबसे एडवांस लेंसेज हैं बिना रिंग वाले लेंसेज, उसका भी टोरिक लेंस उपलब्ध है। और भी कई सारे लेंसेज होते हैं जो आपको आपके हॉस्पिटल में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, सबके प्रोज एंड कॉन्स ध्यान से समझें। हर लेंस के पीछे कुछ सालों बाद सफेदी आने के चांस होते हैं। हमने क्या बोला कि लेंस की थैली में ओपनिंग बनाई, लेंस निकाला, दूसरा लेंस डाल दिया, पर क्या थैली बदली? नहीं। इस थैली में सफेदी उम्र के साथ आ सकती है, जो ओपीडी में बैठे बैठे ही 10 सेकंड 15 सेकंड में साफ की जा सकती है। तो ये ध्यान रखें, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेंस के पीछे सफेदी आना एक नॉर्मल प्रक्रिया है, सभी को आएगा, चाहे कोई भी दुनिया का लेंस डला हो। कुछ कुछ लोगों को 15-15 साल में भी नहीं आती है, क्योंकि 10 से 20% इसका रिस्क रहता है। पर अगर बहुत बेसिक लेंस यानी हाइड्रोफिलिक, पानी से चिपक जाने वाले लेंस डलाएं, तो ज्यादा चांस है सफेदी आने के। तो ध्यान रखें, हाइड्रोफोबिक लेंस ज्यादा बेहतर रहते हैं। अब हम बात करेंगे फेम्टोसेकंड लेजर कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में, यानी फ्लैक्स। ये एक रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी भी कहलाता है, बट मैं कहना चाहूंगा कि ये नाम गलत है, बिकॉज ये रोबोट यानी मशीन हाफ कैटरेक्ट सर्जरी ही करती है, बाकी का आधा सर्जन ही करता है। क्या है ये फेम्टोसेकंड? फेम्टो यानी 10⁻⁻15 सेकंड, यानी कि इसमें जो लेजर का ड्यूरेशन है
वो 10⁻⁻15 सेकेंड्स बराबर है, यानी ना के बराबर लेजर का ड्यूरेशन है। इसमें जो वेवलेंथ यूज होती है वो होती है 1053 नैनोमीटर। अब ये क्या करता है आधी सर्जरी में? आधी सर्जरी में सबसे पहले तो आंख के अंदर जो जाते हैं इंसिजन, ये इंसिजन बनाता है। दूसरा, जो आंखों के थैली में ओपनिंग बनाते हैं रेक्सिस, ये वह बनाता है। और जो लेंसेस को मल्टीपल पीसेस में बांटते हैं, यानी मोतियाबिंद को मल्टीपल पीसेस में बांटते हैं, वो ये मशीन करती है। उसके बाद का काम, यानी लेंस को सक करना, लेंस के अराउंड चीजों को सक करना वैक्यूम द्वारा, और दूसरा लेंस इंप्लांट करना, ये सर्जन ही करता है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि इससे प्रिसीजन बढ़ जाता है। पर अगर किसी ने 10, 15, 20 हजार सर्जरी कर ली तो मैं कहना चाहूंगा कि उनका भी सेम प्रिसीजन होता है, करीब करीब। एग्जैक्ट फेमटो लेजर बराबर किसी भी सर्जन का प्रिसीजन नहीं होता है। पर क्या फेमटो सही है आपके लिए? देखिए, फेमटो 3 चीजें बढ़ाता है। पहला, कॉस्ट। जो भी आप सर्जरी कराना चाहते हैं 30,000 ऐड कर दें तो आपका फेमटो का पैकेज बनता है। पर इससे बेहतर है कि वो 30,000 जोड़ के अपना लेंस अपग्रेड कर लें, रादर देन मोतियाबिंद के फेको इमल्सिफिकेशन ऑपरेशन से आप फेमटो शिफ्ट करें, क्योंकि फेको इमल्सिफिकेशन के एग्जैक्ट सेम रिजल्ट्स हैं। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, इसका बहुत बड़ा ट्रायल पब्लिश हुआ है लेंसेट, दुनिया की बेस्ट जर्नल में, जो कहती है कि माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी फेको इमल्सिफिकेशन जो रहता है वो पूरी की पूरी तरह से एग्जैक्टली बराबर है फेमटो कैटरेक्ट सर्जरी के जैसे। दूसरा प्रॉब्लम फेमटो से, पहला प्रॉब्लम कॉस्ट बढ़ता है, दूसरा प्रॉब्लम टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें 2 मशीनें इस्तेमाल होती हैं। एक तो फेमटो मशीन, जिसका कई जगहों पे ऑपरेशन थिएटर ही अलग होता है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर रिकमेंडेशन होता है, दिन भर रात भर एसी चलना होता है। तो बहुत बार उस ऑपरेशन थिएटर से आधा काम फेमटो पे करके आपको दूसरे ऑपरेशन थिएटर शिफ्ट किया जाता है, जिसमें कि बाकी बचा हुआ काम फेको इमल्सिफिकेशन से ही होता है। तो यानी फेको इमल्सिफिकेशन से जो काम हम 5 मिनट में कर रहे थे, वो आपका काम 20 मिनट में हो जा रहा है, क्योंकि शिफ्टिंग का टाइम भी उसमें आ जाता है। तीसरा नुकसान फेमटो से, 2 हो गए, क्या हुआ? कॉस्ट बढ़ गया, टाइम बढ़ गया। तीसरा, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। जब आप एक ऑपरेशन थिएटर से दूसरे ऑपरेशन थिएटर जाते हैं तो हो सकता है कि आप कुछ समय अनस्टेराइल जोन में जाएं, जिसमें कि इन्फेक्शन का चांस भी बढ़ सकता है। तो फिर देखिए, फेमटो का कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है, बट आजकल कुछ मशीन्स पोर्टेबल फेमटो देती हैं, जैसे कि Z8 मशीन, ये पोर्टेबल फेमटो देती है। मतलब आपकी जहां फेको इमल्सिफिकेशन होने जा रहा है, वहीं पे मशीन आके आपका फेमटो वाला पार्ट कर देती है, फिर ये चली जाती है उसी टेबल पे आपको फेको भी कर दिया जाता है। तो ये सब चीजें थोड़ा एडवांसमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। और जब ये एडवांसमेंट होता है, जब ये ऐसा हो जाता है, इतना सक्षम हो जाता है कि पूरा का पूरा सर्जरी फेमटो करने लगे, तब मैं डेफिनेटली कहूंगा ये एक बेटर प्रक्रिया हो सकती है। पर जब तक सर्जन इज द बेस्ट। अब आते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोतियाबिंद के ऑपरेशन में क्या सावधानियां बरतते हैं इस पे। देखिए, अगर डायबिटीज वगैरह की वजह से मोतियाबिंद आपको हुआ है तो डायबिटीज पर्दे को भी अफेक्ट करता है। अगर उसमें सूजन आई हुई है तो कभी कभी मोतियाबिंद के ऑपरेशन के साथ साथ ही आंखों के अंदर दवाई दी जाती है, या आंखों के साइड में एक पीएसटी नाम से दवाई दी जाती है जो सूजन को भी कंट्रोल करती है। तो वो ध्यान रखें, वो इंजेक्शन नहीं है, आंखों के साइड में बस बहुत बारीक नीडल से डिपॉजिट कर दिया जाता है, उसमें कोई दर्द वगैरह नहीं होता है। उसके बाद पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट एक स्पेसिफिक तरह का मोतियाबिंद होता है, जिसमें लेंस की थैली ही कमजोर होती है। यानी ध्यान दें, अगर थैली ही कमजोर है और हम आंखों का ऑपरेशन कर देंगे तो थैली अगर ओपन होगी तो लेंस तो नीचे गिर जाएगा रेटिना पर। तो पर इसके लिए भी स्पेशल तरह की विस्कोड जेली अवेलेबल रहती है, जिससे आज ये पोस्टीरियर पोलर ऑपरेशन भी बिना इंजेक्शन बैंडेज के हो जाते हैं, जैसे बाकी ऑपरेशन होते हैं। नो इंजेक्शन, नो बैंडेज, नो मेजर कट, यानी कैंची वाला कट नहीं, हाँ पर इंसिजन जहां से हम एंट्री करते हैं वो तो लगता ही है, जो कि 1.8 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर की रेंज में होता है। सबसे अच्छा होता है 1.8 मिलीमीटर वाला। सुबह ऑपरेशन, शाम को ही आप सारे काम कर सकते हैं, यानी गैस के सामने, टीवी, मोबाइल, एवरीथिंग। यानी ध्यान रखें, अगर आपने आधुनिक ऑपरेशन कराया तो कोई रोक टोक नहीं होता है। हाँ, पर एक तरह का रोक टोक होता है, सर के ऊपर से नहाने का। आंख के अंदर पानी 5 दिन नहीं जाना चाहिए, पर छठे दिन अच्छे से आंखों को वॉश करना है। अब कैटरेक्ट सर्जरी की पहले, उसके दौरान और उसके बाद की सावधानियों पर भी मैंने एक लंबा वीडियो बनाया है,
जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वह जाकर देखें। तो वो डिटेल में आपको बताएगा कि पहले, उसके दौरान, उसके बाद हम क्या सावधानियां बरतें। इसलिए इस वीडियो में मैं पूरी तरह से कवर नहीं कर रहा हूं, बेसिक बेसिक मैंने कवर कर लिए। अब आते हैं बच्चों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन कब करना है। पैदा होते से और डेवलपमेंटल अगर कैटरेक्ट है तो ये ध्यान रखें, अगर 10 साल से कम की उम्र में केवल एक आंख में मोतियाबिंद आया है तो उसका ऑपरेशन इमीडिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वो परमानेंट रोशनी कम करने में सक्षम रह सकता है बच्चे की। ठीक है, पर अगर दोनों आंख में है तो आप 3-4 महीने का टाइम ले सकते हैं, पर ये ध्यान रखें उसमें भी ज्यादा डिले ना करें, ऑपरेशन सही समय पे कराएं। बच्चों का साथ में सोनोग्राफी भी कराएं, जिससे आपको पता चले कि पर्दा कैसा है, वो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। बच्चों का बेहोशी में किया जा सकता है, तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के साथ साथ बेहोशी के रिस्क भी डिटेल में समझें, उसके बिना ऑपरेशन ना कराएं। अगर समझ में आ जाए दोनों चीजें डिटेल में पढ़ के, तभी आप आगे बढ़ें। मोतियाबिंद के उपचार के बाद कुछ 1 महीने तक आई ड्रॉप चलती हैं। अगर आपने मोनोफोकल लेंस डलाया तो चश्मे का नंबर जनरली 1 हफ्ते में दिया जाता है। दोनों आंख के बीच का गैप 1-2 हफ्ते से ज्यादा न रखें, अगर दोनों आंख में बराबर मोतियाबिंद है तो। ज्यादा गैप रखने से आपको ही इम्बेलेंस महसूस होगा। जनरली हम सोचते हैं कि एक आंख जब पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, उसमें दर्द पूरी तरह से बंद हो जाएगा, तभी हम दूसरी आंख कराएंगे। ये सोचना गलत है, क्योंकि एक आंख पे अगर लोड आएगा तो उसमें हल्का सा दर्द, हल्की सी रड़कन पानी, खुजली ज्यादा आना संभव है। जैसे एक पैर पे लंगड़ी करने में वो पैर दुख जाएगा, उसी प्रकार से एक आंख पे अगर आप पूरा जोर डालेंगे तो उस आंख में भी दर्द हो सकता है। अब आते हैं क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं मोतियाबिंद के उपचार में। देखिए, कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें डॉक्टर को पहले ही पता रहता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क है, जैसे पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट मैंने आपको बताया। एक और होता है सूडो एक्सफोलिएशन सिंड्रोम, PXF। इसमें ध्यान रखना है कि मोतियाबिंद की थैली बहुत कमजोर होती है, तो इसलिए इसमें भी जल्दी ऑपरेशन करें, क्योंकि अगर PXF ज्यादा है तो आपको कांचबीन का रिस्क रहता है, लेंस की थैली में कमजोरी, थैली फटने और लेंस गिरने के भी चांस होते हैं रेटिना में। तो ध्यान रखें, ज्यादा डिले करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। एक थैली में एक ईंट डालो, वो संभाल लेगी। एक कमजोर थैली में दूसरी ईंट डालो, वो संभाल लेगी। तीसरी ईंट डालो और बढ़ाओगे तो ये थैली अपने आप भी रप्चर हो सकती है, कांचबीन के चांस भी बढ़ सकते हैं। एक और होता है मोतियाबिंद जिसमें कि फ्यूज डिस्ट्रोफी, कॉर्निया जो रहता है आगे का भाग, ये खराब होता है। इसमें फ्यूज डिस्ट्रोफी यानी कमजोर रहता है, जिसकी वजह से लेजर जो पड़ता है, इस पे भी पड़ेगा क्योंकि मोतियाबिंद यही बहुत पास में है ये, तो इस पे अगर लेजर पड़ता है तो सूजन आने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। तो फ्यूज डिस्ट्रोफी की बीमारी जनरली आपके विशेषज्ञ आपको पहले बताएंगे, पर कभी कभी ऑपरेशन के बाद भी हमें नजर आती है। ऐसी एक और होती है पिगमेंट डिस्पर्शन सिंड्रोम, में खूब सारे काले काले धब्बे नजर आते हैं। और हाँ, एक और चीज ध्यान रखें, पर्दे में भी कुछ काले धब्बे होते हैं पीछे की तरफ। जब मोतियाबिंद हटेगा, आपकी रोशनी बेहतर होगी, तो ये पर्दे के काले धब्बे भी ऐसे घूमते हुए नजर आ सकते हैं। काले धब्बों का दिखना नॉर्मल होता है, पर ज्यादा धब्बे आने पर रेटिना विशेषज्ञ से सलाह लें, और हमेशा मोतियाबिंद के ऑपरेशन के 1-1.5 हफ्ते के अंदर रेटिना चेकअप करा लें, जिससे कि डॉक्टर को भी आपका रेटिना बेटर दिखेगा, जैसे आपको बाहर बेटर दिख रहा है। ठीक है। और कॉम्प्लिकेशंस में ऑपरेशन के दौरान थैली फट जाना, जिसकी वजह से लेंस का नीचे गिरना, या लेंस नीचे गिरे बिना भी थैली अगर फट जाए तो आंखों की जेली ऊपर की तरफ आती है। पर ये सब आजकल आधुनिक पद्धति से इजीली मैनेजेबल है, तो ऐसे टाइम पे डरना नहीं है, सूझबूझ से सही डिसीजन लेना है। आपके ही अगर हॉस्पिटल में रेटिना विशेषज्ञ उपलब्ध है तो वो पूरा मैनेज कर लेंगे, पर अगर आपके हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है तो आपके डॉक्टर आपको सही सलाह देके कोई रेटिना विशेषज्ञ के पास भेजेंगे। तो अक्सर ऐसे टाइम पे हम अपनी तरफ से डिले करते हैं, तो आपको डिले नहीं करना है। डॉक्टर भी चाहते हैं आपका भला हो। याद रखिए, पेशेंट जितना अच्छी रोशनी पे खुश होता है, उतना ही डॉक्टर भी अच्छी रोशनी आने पे खुश होता है पेशेंट। ध्यान रखें। क्या प्रोग्नोसिस होता है मोतियाबिंद के ऑपरेशन का? देखिए, दुनिया में एकमात्र शायद सबसे सफल ऑपरेशन होगा। सक्सेस रेट 99% के करीब है। केवल 1% कुछ केसेस में अगर पहले से प्रॉब्लम है या दूसरी बीमारियां हैं, पर्दे की बीमारी, कॉर्निया की बीमारी, या फिर और कोई कंडीशन है जैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, या बहुत बच्चों में ऑपरेशन है जिसमें एक आंख की रोशनी ऑलरेडी कम है, या और कोई बीमारी, कई सारी ऐसी हजारों बीमारियां होती हैं। इसके अलावा 99% लोगों में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं मोतियाबिंद उपचार के। तो ये ध्यान रखें, मोतियाबिंद अगर आ गया है तो ऑपरेशन कराएं, क्योंकि जैसा मैंने कहा था, मोतियाबिंद जितना कच्चा, ऑपरेशन उतना अच्छा। नमस्कार।